हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली प्रिंसिपल आर फंडामेंटल ट्रुथ। फंडामेंटल ट्रुथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली पूरी हर जगह एप्लीकेबल है और ये बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। मीन्स जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, हर प्रिंसिपल के पीछे ये होता है कि वो प्रिंसिपल बना क्या है और उसका परिणाम क्या है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो फंडामेंटल ट्रुथ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं जिनकी जनरल वैलिडिटी होती है, हर जगह एप्लीकेबल होता है और ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को इन प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के द्वारा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को प्रेडिक्ट किया जा सके। और हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये बहुत ब्रॉड लेवल पे है और ये एक नॉर्मल गाइडलाइंस देता है मैनेजर्स को ताकि बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को समझा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स और नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो साइंटिफिक प्रिंसिपल हो चाहे वो नॉर्मल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हो, वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं वेदर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, स्मॉल, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। सेकेंड फीचर है जनरल गाइडलाइंस। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक जनरल मीन्स वो एक आइडिया देते हैं कि जो बिजनेस के डायनेमिक सिचुएशन है, चेंजिंग इन नेचर सिचुएशन है, उसमें अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम में ऑर्गेनाइजेशन स्टक हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, बिजनेस के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को कैसे समझेगी और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो हेनरी फ्योल का हो या एफ.डब्ल्यू. टेलर का हो, सारे प्रिंसिपल्स को बहुत ही लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाया गया है। मीन्स दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, रातों रात नहीं बना है, सालों उस पर मेहनत की गई है। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सिचुएशंस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके बाद सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके डिसीजन लिया गया है कि यस दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स स्टैटिक नहीं होते हैं। मीन्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होगी उस डिमांड के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। फिफ्थ फीचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसे वो हेल्प करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है ताकि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना अराइज हो। सिक्स्थ है कॉन्टिजेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जाए उस चीज़ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है इट प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को समझने में, रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में क्या चल रहा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट में क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को किन किन सिचुएशंस को फेस करना पड़ा था, उन गलतियों से सीखे और उसके बाद प्रेजेंट में बहुत ईजिली डिसीजन लिया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली यूज़ किया जा सके। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने में ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं थॉटफुल डिसीजन मेकिंग करने में, लॉजिकल थिंकिंग में, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लॉजिकली सॉल्व किया जा सके और वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में ना अराइज हो सके। फिफ्थ है
मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक इन नेचर होते हैं, और जो बिज़नेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी डायनेमिक है। तो बिज़नेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को उन चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ डील करने में, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। फिफ्थ है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, सोसाइटी के ही लोग रिसोर्सेज अपना देते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिज़नेस की भी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति कि वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे, इन्वायरमेंट की केयर करे, कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे और इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए एंड रिसर्च के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, कॉस्ट का मिनिमाइजेशन हो सके, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो सके, और इससे मैनेजर्स और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल को इसका फादर कहा जाता है। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल F.W. टेलर को कहा जाता है। अब कुछ डिटेल्ड में हम लोग देख लेते हैं हेनरी फ्योल और F.W. टेलर के बारे में। तो हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ था। इनके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी फ्रॉम माइनिंग एकेडमी, इनका प्रोफेशन था, ये एज अ माइनिंग इंजीनियर काम करते थे। इनके करियर में इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स किए हैं। ये फाउंडर बने आगे चल के माइनिंग कंपनी के। उसके बाद इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, और इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे आर हेल्पफुल फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। मीन्स जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है और उनकी इफिशियंसी को हेल्प करती है इनके प्रिंसिपल्स। सेकंड जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है गिवन बाय F.W. टेलर। तो F.W. टेलर का जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ था। इनके पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। प्रोफेशन से ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1884 में मिडवल स्टील कंपनी से की थी। आगे चल के बेथलेहम आयरन एंड स्टील कंपनी 1898 में इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद ये प्रोफेसर बन गए 1900 में टक बिजनेस स्कूल के। इसके बाद ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर में प्रेसिडेंट रहे 1906 से लेके 1907 तक। इन्होंने टोटल मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए थे एंड 7 टेक्निक्स दिए थे। इनकी जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है दे आर एप्लीकेबल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। मीन्स इनका जो प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी को, प्रोडक्शन को, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया जा सके, बेटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्योल के 14 प्रिंसिपल है जो एप्लीकेबल है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, और टेलर के 4 प्रिंसिपल एंड 7 टेक्निक्स है जो एप्लीकेबल है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में फ्योल और टेलर के बारे में भी कभी कभी डिटेल हमें ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहले हम नाम जान लेते हैं फ्योल के 14 प्रिंसिपल और टेलर के 4 प्रिंसिपल एंड 7 टेक्निक का। तो शुरू से देखिए, फ्योल के 14 प्रिंसिपल है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवन है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है स्केलर चेन, टेंथ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 11 है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्वेल्थ है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, 13 है इनिशिएटिव एंड 14 है स्पिरिट डी क्रॉप्स। अब देखिए टेलर के प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट जो 7 टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है मोशन मेथड स्टडी, फोर्थ है मोशन स्टडी, फिफ्थ है टाइम स्टडी, सिक्स है फैटिक स्टडी एंड सेवन्थ है डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम। तो अब डिटेल में एक एक प्रिंसिपल को हम आगे पढ़ेंगे।
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है, उस काम को पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद काम को डिवाइड करना है इनटू स्मॉल टास्क। मतलब एक जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स को असाइन कर देना है एज पर देयर एबिलिटी टू गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मीन्स ये होता है कि जो भी काम है उसको सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में बांट देना है और जो जिस काम में अच्छा होगा उसे वही काम देना है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट मिलेगा कि जब एक एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। तो पहले देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक ही काम कोई बार बार करेगा तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो ही जाएगा और जब एक्सपर्ट किसी काम को करेगा तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन करके तैयार होंगे और वेस्टेज होगा, टाइम वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है, टाइम, एफर्ट एंड मनी का। नेगेटिव इफेक्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जब एक इंसान को हम एक ही काम देंगे तो उसको एक ही काम करने को आएगा और कभी दूसरा वर्कर अगर एब्सेंट है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो उसका काम लैप्स होगा, जिससे टास्क को करने में प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड है डीमोरलाइजेशन अमंग एम्प्लॉयज़। अगर एक एम्प्लॉय को एक ही काम बार बार देंगे तो उसको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, जिससे उसका मोरल डाउन होगा। नेक्स्ट, एक काम की वजह से दूसरा काम भी अटक जाएगा। मान लीजिए अगर एक काम एक एम्प्लॉय ने नहीं किया और हर किसी के पास अपना-अपना काम है, तो एक काम रुकने की वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक जाएगा और जिससे एम्प्लॉइज़ के पास नो ग्रोथ ऑफ स्कोप होगा। नहीं, ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही काम को करेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइन टास्क। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पैरिटी होना चाहिए। मीन्स जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आपको जितनी अथॉरिटी दी जाएगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और अगर एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाएगी तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? आप सोच लीजिए कि अगर अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी के पास पावर ज़्यादा है और उसकी जिम्मेदारियां कम है तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स आपके पास अथॉरिटी कम है और आपके सर पे जिम्मेदारियां ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आप अपने टास्क को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। और लास्ट, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल नहीं होगी तो देयर विल बी डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेनरी फ्योल का थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए एंड दैट डिसिप्लिन शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन वेदर दे आर सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट। ये जो प्रिंसिपल है ये इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए और बेसिकली डिसिप्लिन तो हर जगह होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर वर्क कल्चर आता है, इससे इफिशिएंसी इंक्रीज होती है और क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जब रिटन होंगी तो चीज़ों को जस्टिफाई करना इक्वल सिंपल हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट है इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डीमोटिवेशन आता है और कम्युनिकेशन इश्यूज भी आते हैं कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने लगे तो किसी के दिमाग में अगर कुछ नई बात आएगी तो वो आगे चल करके बता ही नहीं पाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के कभी कभी फेलियर का भी कारण बन जाता है। फोर्थ प्रिंसिपल है फ्योल का यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वन एम्प्लॉय इज इक्वल टू वन मैनेजर। मीन्स एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि उसे प्रॉब्लम उस काम को करने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि नो चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। जब एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वो क्लियर रहेगा कि मुझे क्या करना है, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और क्लियर अकाउंटेबिलिटी होगी। मीन्स जब बॉस ने एम्प्लॉय को काम दिया है और उसे पता है कि मैंने किसे काम दिया, तो वो जवाबदेही भी उसी की हो जाएगी। अगर काम नहीं कंप्लीट हुआ तो दैट पर्सन विल ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल। नेगेटिव इफेक्ट है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इससे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आएगी और सुपीरियर के ऊपर ओवर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंटली डील करना पड़ जाएगा
और इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट तरीका क्या है, अगर एक सुपीरियर है तो वो एम्प्लॉय ए को अलग डील करे, एम्प्लॉय बी को अलग डील करे, एम्प्लॉय सी को अलग से डील करे, सब आपस में एक दूसरे से डील करने लगेंगे तो देखिए कि चेयर्स का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है फ्योल का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि वन ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू वन प्लान। अगर कोई भी सिमिलर नेचर का ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लीडर होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग को प्रिवेंट किया जा सके और हर काम को टाइम पे कंप्लीट किया जा सके। इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन आता है, रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होते हैं, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है क्योंकि हर कोई एक ही काम को बार बार कर रहा है तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और जिससे टाइम पे टारगेट को कंप्लीट किया जा सकता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एम्प्लॉय को एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है तो वो उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि किसी एम्प्लॉय का कोई ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा। और जब सब लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगेंगे तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर भी डिमोटिवेशन आएगा क्योंकि उनको पता है कि उनके करियर में कोई ग्रोथ नहीं है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है फ्योल का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर सिंपल सेंस में समझे तो ये प्रिंसिपल कहता है यूज वी इन प्लेस ऑफ आई को रिप्लेस करना है वी से। मीन्स जब भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट को देखने की बात होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखा जाएगा, प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को सेकेंडरी पे रखा जाएगा। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी एम्प्लॉय को छुट्टी की ज़रूरत है और उसी दिन टास्क को भी कंप्लीट करना है तो टास्क को प्रायोरिटी दिया जाएगा ओवर द एम्प्लॉय। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस किया जाएगा जिससे कोऑर्डिनेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी और वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाएंगे क्योंकि सोच लीजिए कि अगर एम्प्लॉय को ज़रूरत है उसके बाद भी उसे छुट्टी ना मिले तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे। एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन होगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनको कुछ समझा ही नहीं जाता है और जिसकी वजह से डिसऑनेस्टी आएगी एम्प्लॉयज़ के बीच में कि उनको छुट्टी चाहिए होगा तो फिर वो झूठ बोल के ही छुट्टी लेंगे ना, अगर सच बोलने पे नहीं मिलेगा तो। सेवेंथ प्रिंसिपल है फ्योल का रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयरली पेड करना है उनके, ताकि वो अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सकें। जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके काम के बदले उनका मेहनताना मिलेगा। और ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल ये भी कहना चाहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उसके काम में ग्रोथ है तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसका प्रमोशन भी करे। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि प्रॉपर स्मूथ वर्किंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा और ऑर्गेनाइजेशन से वर्कर्स कभी काम छोड़ कर के नहीं जाएंगे तो वर्कर का रिटेंशन रहेगा, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इस प्रिंसिपल का नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हो सकता है कि फेयर पेमेंट की वजह से अंडर पेमेंट भी हो जाए जिससे एम्प्लॉयज़ अपनी इफ़िशिएंसी को दिखाने की ही कोशिश ना करें और चांसेस भी हो सकते हैं टर्नओवर के, अगर इस प्रिंसिपल को प्रॉपर ना फॉलो किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो। ईट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग को देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब कुछ ही लोगों के पास पावर हो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन हैंड ऑफ फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले तो इस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ना कि अपने पावर को बांटना। मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन बटा हो, मीन्स कुछ पावर मिडिल लेवल के पास हो, कुछ पावर लोअर लेवल के पास हो, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए, सुपीरियर के पास होना चाहिए। मीन्स जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट ले
और जो लेस इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लोअर लेवल को दे दे, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब जैसे हर डिसीजन के लिए मिडिल को टॉप के पास नहीं जाना होगा, लोअर को मिडिल के पास नहीं जाना होगा, तो ज़रूरत के हिसाब से ईजिली डिसीजन ले लिया जाएगा। सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाएगा क्योंकि उनके पास कौन सा काम रहेगा, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम रहेगा, तो जिससे उन्हें जिम्मेदारियां कम होंगी और वो प्रॉपर चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। इससे सबॉर्डिनेट्स के अंदर भी डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट होगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि हो सकता है अगर ओवर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो डिस्प्यूट्स के चांसेस हो जाएंगे, कि अगर मिडिल लेवल या लोअर लेवल कोई डिसीजन ले रहा है तो उससे हो सकता है टॉप मैनेजमेंट एग्री ना करे, जिससे कॉस्ट भी इंक्रीज होगा ऑर्गेनाइजेशन में। प्योल का नाइन्थ प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम होना चाहिए दैट फ्लोज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। मीन्स जो भी प्रॉपर डिसीजन है, अगर कोई भी डिसीजन जाना है या कम्युनिकेशन होना है तो टॉप से मिडिल के पास जाना चाहिए, मिडिल से लोअर के पास जाना चाहिए, और इसका फ्लो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो फ्योल ने इंसिस्ट किया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस फॉर्मल चेन को फॉलो करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो और चीज़ें काम टाइम पे हो जाए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि ऑर्डरली फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन जाएगा और क्लियरिटी रहेगी कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, और प्रॉब्लम भी इजिली सॉल्व किया जा सकता है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि सीक्वेंस को फॉलो करना है ना, कि एफ को ई के पास जाना है, ई को डी के पास जाना है, डी सी के पास जाएगा, तो ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा डिसीजन लेने में कभी कभी, जिससे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और कोलेबोरेशन के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अब इस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है जिसको क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय ई है और एक एम्प्लॉय जे है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं लेकिन दोनों का रैंक क्या है, कॉमन है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो ई जे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो गैंग प्लैंक होता क्या है, ये एक्सेप्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जिसमें इमरजेंसी के केस में अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं तो वो डायरेक्टली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। टेंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब किसी को कोई ऑर्डर देना नहीं, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, हर काम का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब है एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के लिए हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए और हर चीज़ उसकी जगह पे ही होनी चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं ना कि अगर कोई स्कूल है तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर चौक या डस्टर्स वगैरह को ढूंढना है तो वो स्टाफ रूम में मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो प्रिंसिपल के रूम में मिलेगी, अगर फी सबमिट करना है तो उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर फिक्स प्लेस होना चाहिए और उन चीज़ों को उसी जगह पे रखना चाहिए ताकि ढूंढने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए और वेस्टेज भी ना हो। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कोऑर्डिनेशन होता है। समय भी बर्बाद नहीं होगा चीज़ों को ढूंढने के लिए और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि अगर हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस है तो कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है रिजिडिटी की, और फ्लेक्सिबिलिटी या क्रिएटिविटी के चांसेस खत्म हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी का मतलब ये है कि फेयरली ट्रीटमेंट विथ एम्प्लॉयज़। इसके थ्रू फ्योल ये कहना चाहते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए और हर एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हर किसी के काम को वैल्यू करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कभी नहीं करेगा। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि जब सोच लीजिए और एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉपर व्यवहार किया जाएगा तो उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी और वो हमेशा मोटिवेटेड फील रहेंगे। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आएगा और वो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम नहीं करना चाहेंगे, जिससे टर्नओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। 12th प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यहाँ पर इस प्रिंसिपल का मतलब ये है ना कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ रिटेन रहे, वो बार बार काम को छोड़ करके जाने की बात ना करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ती है और एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि उनको पता है उनको कि उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कभी भी काम से नहीं निकाला जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि एम्प्लॉइज़ हमेशा कॉन्फिडेंस रहते हैं, इससे कंपनी का भी रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होता है और कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज़ बार-बार चेंज होंगे, उनको बार-बार हटा दिया जाएगा तो नए एम्प्लॉइज़ आएँगे, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, तो बिना मतलब का टाइम जाएगा और वेस्टेज होगा। इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि उनको बार-बार एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे एफिशिएंसी घटेगी और डिससैटिस्फैक्शन आएगा एम्प्लॉइज़ के अंदर। वो डिमोटिवेट होंगे कि हम कितना भी कर लें, हमें तो इज़्ज़त मिलने वाली नहीं है, इससे अच्छा यहाँ से छोड़ कर के कहीं और चलते हैं। फ्योल का 13 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, प्लान एग्जीक्यूट करने में या प्लान बनाने में, तो इससे एम्प्लॉइज़ के अंदर सैटिस्फैक्शन आता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समझा जा रहा है और वो हमेशा बढ़-चढ़ के चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, जिससे नई-नई चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में एम्प्लॉयी सजेस्टिव सिस्टम को भी लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें जो भी बेस्ट सजेशन एम्प्लॉयीज़ देता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि एम्प्लॉयीज़ एंगेज रहते हैं काम में, इससे उनके अंदर अटैचमेंट की फीलिंग आती है और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। और नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि अगर यही चीज़ होता रहे, अगर एम्प्लॉइज़ को बार-बार चीज़ों में डिसीज़न मेकिंग में हिस्सा लेने को मिल जाए, तो चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के और क्लैरिटी भी नहीं होती है डायरेक्शन की कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी क्रॉप्स। ये प्रिंसिपल एक फ्रेंच फ्रेज़ से बना है जिसका मतलब है ग्रुप स्पिरिट। मीन्स ये कह सकते हैं ना कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनियन होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ होते हैं और उन एम्प्लॉयज़ के बीच में हमेशा यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना चाहिए, वी होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फर्स्ट और यूनियन सब एक साथ मिलकर के काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ के अंदर मोटिवेशन आता है, वो हमेशा एनकरेजेस होते रहते हैं। ग्रुप के गोल को आसानी से अचीव किया जा सकता है, एम्प्लॉइज़ के अंदर लॉयल्टी आती है। और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि डिसीज़न मेकिंग बहुत ख़राब हो सकता है कभी-कभी और जो भी अलग-अलग डिपार्टमेंट है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के भी चांसेस अराइज़ हो जाते हैं यहाँ से। टेलर के प्रिंसिपल को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करूँगी। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।